नाजरीन, मैं हूं महताब आलम और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स का खास शो। खास खबरें आपके लिए आज हम पेश कर रहे हैं बिहार और देश की 7 बड़ी और अहम खबरें जो सीधे सीधे लोकतंत्र, राजनीति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी है। दिल्ली में वक्फ के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन 21 अगस्त को ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन एसोसिएशन AIMWA ने दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक बड़े महिला सम्मेलन का आयोजन किया। उसका मकसद था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ आवाज बुलंद करना। सम्मेलन की सदारत पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने की, जबकि रहनुमाई की मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर AIMWA की प्रेसिडेंट डॉक्टर अस्मा जहरा ने कहा कि यह कानून हमारे तालीमी, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। वक्फ हमारी मस्जिदों, मदरसों, स्कूलों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों की जान है। इतिहास गवाह है कि 40% से ज्यादा वक्फ और कात मुस्लिम औरतें ने ही की है। वक्फ की हिफाजत हमारी पहचान की हिफाजत है। महिला प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि वक्फ की संस्थाओं की रक्षा के लिए हर हाल में खड़ी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और उम्मीद पोर्टल विवाद। वक्फ को लेकर एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। दरअसल सरकार ने ही हाल में उम्मीद पोर्टल शुरू किया है, जिसके तहत सभी वक्फ प्रॉपर्टीज की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। मगर कई संगठनों और वकील कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर, यानी वो मस्जिदें और कब्रिस्तान जिनके पास कागजात नहीं हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शाहरुख आलम ने इस मामले पर अर्जी को जल्द लिस्ट करने की मांग की है। लेकिन चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला पहले से रिजर्व है और उसी के दौरान देखा जाए। इस बीच विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि यह कानून संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है। मालूम हो कि नए संशोधन में कई विवादित बातें शामिल हैं, जैसे कि वक्फ बाय यूजर को हटा देना, सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर जोड़ना, महिलाओं की नुमाइंदगी को सिर्फ 2 सीटों तक सीमित करना, वक्फ बनाने के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त, ASI संरक्षित स्मारकों पर वक्फ न बनाने की पाबंदी और सबसे अहम सरकार को यह ताकत देना कि विवादित वक्फ जमीन पर खुद फैसला ले सके। इन सबको मुस्लिम समाज और विपक्षी धार्मिक आज़ादी और सांस्कृतिक पहचान पर हमला बता रहे हैं। SDPI ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल, मुख्य सचिव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग की मांग। बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम अचानक लिस्ट से हटा दिया गया। SDPI का कहना है कि यह कार्रवाई मुसलमानों, दलितों और प्रवासी तबकों को निशाना बनाकर की गई। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग की और कहा कि आयोग भाजपा का राजनीतिक औजार बन चुका है। पटना से निकला तेजस्वी संदेश रथ, लालू प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। मिशन 2025 के तहत पटना से तेजस्वी संदेश रथ को रवाना किया गया। लालू यादव ने कहा कि यह रथ गांव गांव जाकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 17 महीने की सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएगा। महागठबंधन ने वादा किया है कि सत्ता में लौटने पर आरक्षण 65% किया जाएगा और रोजगार व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाएगा। भाकपा माले की शिकायत, सही मतदाताओं के नाम हटाए गए। आरा, तरारी, अरवल और दरभंगा में BLO की ओर से चुनाव आयोग को दर्ज कराई गई आपत्तियों में कहा गया कि SIR की जल्दीबाजी में कई असली वोटरों के नाम काट दिए गए। माले का आरोप है कि आयोग की प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में सही मतदाता लिस्ट से बाहर हो गए। प्रशांत किशोर का PM मोदी पर हमला। बांका में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पलायन का मुद्दा उठना ही जनसुराज की ताकत का सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में घुसपैठिए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार खुद मोदी और अमित शाह हैं। PK ने ऐलान किया कि जनसुराज सरकार बनने पर शराबबंदी कानून खत्म किया जाएगा, बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, पलायन रोको विभाग बनाया जाएगा और गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बक्सर में वोटर लिस्ट से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे। विशेष पुनरीक्षण के दौरान 148 जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। कई खंडर
नुमा मकानों में दर्जनों मतदाता पाए गए, जबकि एक छोटे से मकान में 44 मतदाताओं के नाम रद्द मिले। कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने इसे चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल बताया और कहा कि बीएलओ मनमाने कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, 13,000 करोड़ की सौगात। बोधगया से पीएम मोदी ने बिहार को 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसमें बेगूसराय का 6 लेन ब्रिज, बक्सर का 660 मेगावाट पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर का कैंसर अस्पताल और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। 7 महीने में यह प्रधानमंत्री का बिहार का 8वां दौरा है, जिसे चुनावी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। बीपीएससी भर्ती शिक्षा विभाग में 935 पदों पर वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईटीओ के 935 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त से 26 सितंबर तक चलेगी। आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपया रखा गया है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क होगा। यह नियुक्ति शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जदयू में पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल की वापसी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना तेज। पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ जदयू में वापसी की। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गोपाल अग्रवाल ने कहा कि सीमांचल की 24 सीटें जीतना अब उनका संकल्प है। उनकी वापसी से जदयू को सीमांचल में मजबूती मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। पटना में हाई प्रोफाइल छापेमारी, लाखों रुपए जला डाले। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने पटना में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय के घर छापा मारा। टीम को 49 लाख रुपए कैश मिले, जिनमें 20 लाख जले हुए नोट बरामद हुए। नोटों को बचाने के बजाय जलाकर नाले में बहा दिया गया, जिससे नाला जाम हो गया। अब जले हुए नोटों की एफएसएल टीम जांच कर रही है और आगे की पूछताछ जारी है। बाढ़ पीड़ितों को नीतीश सरकार का राहत पैकेज। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित 6,25,000 परिवारों के खाते में डीबीटी से 437 करोड़ 50 लाख रुपए की सहायता राशि भेजी है। हर परिवार को 7,000 रुपए मिले हैं। इस बार गंगा किनारे बसे 10 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सीएम ने कहा, राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। बक्सर को मिला थर्मल पावर प्लांट का तोहफा। बक्सर के चौसा में एक्सिवियन थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। पहली यूनिट ने 660 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू की। इस परियोजना से 10,000 लोगों को रोजगार मिला और बिहार की ऊर्जा जरूरतों को बड़ा सहारा मिलेगा। अगले साल तक दूसरी यूनिट भी शुरू होगी और कुल क्षमता 1320 मेगावाट हो जाएगी। पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का निधन। बिहार की राजनीति में अपनी अनूठी पहचान रखने वाले काली प्रसाद पांडे का दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हो गया। वे 1984 में जेल में रहते हुए भी गोपालगंज से सांसद चुने गए थे। कभी कांग्रेस, कभी लोजपा और कभी कांग्रेस में लौटे पांडे को बिहार के सीनियर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन भी अपना गुरु मानते थे। उनका निधन बिहार की राजनीति के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही। आरजेडी में बड़ी टूट। 2 विधायक बीजेपी की ओर। पीएम मोदी की सभा में मंच पर आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर की मौजूदगी ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। विभा देवी आरजेडी के पूर्व एमएलए राजबल्लभ यादव की पत्नी। वहीं रजौली से विधायक प्रकाश वीर के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज। इससे आरजेडी को बड़ा झटका लगा। बांका में मृत शिक्षक पर केस दर्ज। बिहार के बांका जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक मृत शिक्षक निरंजन कुमार के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट का केस दर्ज कर लिया है, जबकि उनकी मौत 2021 में कोरोना से हुई थी और मृत्यु प्रमाण पत्र पर विभाग को पहले ही दे दिया जा चुका था। इस घटना से मृतक परिवार और शिक्षक संघ बेहद आक्रोशित है। यह विभागीय लापरवाही बिहार की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही। तेजस्वी यादव पर एफआईआर। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर यूपी और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। यूपी के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी नेताओं की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पेश कसते हुए पोस्ट किया था। अब मामला काफी तूल पकड़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा कटिहार में। बिहार के कटिहार जिले से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। यात्रा का आज 7वां दिन है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और विधायक शकील अहमद खान समेत कई नेता शामिल हैं। इस बीच तेजस्वी पर दर्ज हुई एफआईआर पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा, भले ही 1000 केस दर्ज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। यह यात्रा वोट चोरी रोकने और बीजेपी के विचारों से आजादी की लड़ाई है। मणिपुर हिंसा पर पीयूसीएल रिपोर्ट।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल ने मणिपुर हिंसा पर 694 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में बनी इस रिपोर्ट में कहा गया कि 3 मई 2023 की हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं है बल्कि सुयोजित और जातीय रूप से लक्षित है। रिपोर्ट में महिलाओं पर यौन हिंसा, पुलिस की मिलीभगत और सरकार की नाकामी का जिक्र है। इसमें मणिपुर में शांति बहाली के लिए स्वतंत्र जांच दल और ठोस राहत उपायों की मांग की गई है। प्रधानमंत्री को लेकर प्रोग्राम में गुजरात सरकार का 8 करोड़ का खर्च। गुजरात से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरा होने के जश्न में गुजरात सरकार ने विज्ञापनों पर 8.81 करोड़ रुपए खर्च। यह आंकड़ा आरटीआई के जरिए सामने आया है। विशेषज्ञों ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी और अनुचित बताया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सरकारी विज्ञापनों में किसी नेता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। अब कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ना होगा जहां से उन्हें पकड़ा गया। कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया। साथ ही सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए विशेष स्थान तय करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम बैंड विवाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने मुस्लिम बैंड संचालकों को आदेश दिया है कि वे अपने बैंड का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर न रखें। शिकायतों में कहा गया था कि 15 से 20 मुस्लिम बैंड मालिक हिंदू नामों से कारोबार चला रहे हैं। पुलिस ने तलब कर समझाया और सभी ने नाम बदलने की पर सहमति दी। हालांकि कानूनी तौर पर ऐसा नाम रखना अपराध नहीं है, लेकिन विवाद लगातार गहराता जा रहा है। असम सरकार का नया फैसला। असम से बड़ी खबर। अब राज्य में वयस्कों को आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा, सिर्फ SC ST और चाय बागान समुदाय को छोड़कर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह फैसला अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए लिया गया है। केवल दुर्लभ मामलों में ही उधार दिया जाएगा और जिलाधिकारी को इसकी अनुमति होगी। वहीं NRC से बाहर रह गए लोगों पर भी सरकार की नज़र है। तो नाजरीन, ये थे आज की बड़ी खास खबरें इंसाफ टाइम्स पर। हमारा मकसद है आपको वो खबरें दिखाना जो आपके हक और समाज से जुड़ी हो। देखते रहिए इंसाफ